हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि साइंटिस्ट न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 नियम दिए थे और हमें उन्हीं तीनों नियमों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन ने 3 ही नियम क्यों दिए, 4 क्यों नहीं दिए, या 5 क्यों नहीं दिए, या 6 क्यों नहीं दिए। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने यहाँ फोर्स के बारे में बताया था और फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो इन तीनों नियमों में एक्सप्लेन हो गई। इस वजह से चौथा या 5वां नियम नहीं बन पाया। अब कैसे एक्सप्लेन हो गई, सबसे पहले ये जानते हैं। तो न्यूटन ने अपने पहले लॉ में ये बताया था कि फोर्स किसी बॉडी पे कब एक्ट करता है, यानी फोर्स की प्रेजेंस को बताया था। किसमें? पहले नियम में। अब जब फोर्स की प्रेजेंस आ गई पहले नियम में, तो कितना फोर्स लग रहा है उसकी मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन आएगी। तो यानी न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में डायरेक्शन के बारे में बताया था। तो यानी फोर्स की प्रेजेंस बताया पहले लॉ में, दूसरे लॉ में फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया या फॉर्मूला बता दिया, और तीसरे नियम में डायरेक्शन बता दिया। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो इन तीनों नियमों में कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड 3 नियम ही दिए, 4, 5, 6, 8, 10 ये नहीं दे पाए। अब आते हैं फर्स्ट लॉ पे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता क्या है। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ वही कहता है जो हम लोगों ने इनर्शिया में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। बस एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा दी गई। क्या बढ़ा दी गई? कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में कब तक रहेगी? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें। फोर्स लगा देंगे तो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, या कोई बॉडी मोशन में फोर्स लगा दिया तो रेस्ट में आ सकती है। यानी इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन then it will be in rest position, and if any body is in motion then it will be in motion until an external force is not applied upon it। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। तो यानी ये वाला जो नियम है ये बिल्कुल इनर्शिया से ही रिलेटेड है। तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में फोर्स की प्रेजेंस के बारे में बता दिया कि बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। अब मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है कि ये बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे और एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस करेंगे, कहेंगे चलो बेटा आगे। तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है? ठीक है ना, मान लीजिए ए एक्सीलरेशन से मूव करा रहे हैं तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है उसका फॉर्मूला दिया था सेकंड लॉ में। क्या फॉर्मूला दिया? तो लॉजिकल मेथड से जरा डिपेंडेंसी देखते हैं। मान लीजिए कोई हल्का ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, तो अगर हमें उसको मूव कराना होगा तो कम फोर्स में ही मूव कर जाएगा। ठीक है ना, मान लीजिए कोई हल्की सी चेयर रखी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चा ही बैठे तो टूट जाए। ठीक है ना, तो वैसी चेयर को अगर मूव कराना है तो क्या करेंगे? कम फोर्स लगाएंगे, चल देगी। लेकिन मान लीजिए कोई भारी सी अलमारी रखी हुई है जिसका मास ज्यादा है, तो उसको मूव कराने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और मास कम है तो कम फोर्स लगा के ही मूव हो जाएगी। यानी मास कम तो फोर्स कम, मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो ये कौन सा रिलेशन आता है? ये आता है स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। दूसरी चीज, अब मान लीजिए बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे क्या उतना ही ज्यादा वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा? कि अगर हमने कम फोर्स लगाया तो पहले जीरो थी बाद में 10 हो गई,
यानी चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमने ज्यादा तेज फोर्स लगा दिया तो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे एक्सीलरेशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, यानी जो फोर्स है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। अब ये दो रिलेशन देखे गए, अब इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं फोर्स का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एफ देखिए दोनों में है एक बार, प्रोपोर्शनल दोनों में है एक बार, m इंटू ए। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा स्टूडेंट्स तो कांस्टेंट आ जाएगा k, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई थी 1, और जैसे ही हम कांस्टेंट की जगह 1 रखेंगे नाउ f विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट्स? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। या आप यहां से बनाना चाहें तो यहां से भी बना सकते हैं कि द फोर्स अप्लाइड अपॉन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड एक्सीलरेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, दोनों तरीका सही है। अब अगर हम बात करें यूनिट की कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एमकेएस सिस्टम की, तो एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट हो गया किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन मींस न्यूटन, इसको हम लोग न्यूटन कह सकते हैं। और अगर हम बात करें सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर की जगह सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डाइन। अगर हम कहें डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो किलोग्राम यानी मास की डायमेंशन m हो जाएगी, मीटर यानी लेंथ की l हो जाएगी, और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। अगर हम कहें कि ये कैसी क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स फोर्स में आ रहा है एक्सीलरेशन, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और फोर्स की डायरेक्शन होती है तो आपको पता ही है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम कहें कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो स्टूडेंट्स वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फोर्स वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगा दिया, मास स्केलर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगा दिया हमने। अब अगर हम बात करें कि न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है, तो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा डायमेंशन मेथड में, ठीक है। आप कन्वर्ट करना चाहे तो यहां से कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। अच्छा, एक पॉइंट और समझने वाली बात है कि जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उसी तरीके से जो न्यूटन का सेकंड लॉ है स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। अब पहले लीनियर मोमेंटम हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और फिर जानेंगे कि ये कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। अब समझते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पुराने दोस्त थे बाबा भयंकर, उनकी शादी हुई, उनको शादी में सेकंड हैंड कार मिली। अब मान लीजिए कि उनका अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा ऐसी कि तैसी घूंसा मार के कार जो है तोड़ देंगे। अब जैसे ही कार को उन्होंने घूंसा मारा, अपना हाथ लेके बैठ गए, लास्ट तक चढ़ा के आ रहे हैं। तो मन में सोच रहे हैं कि यार वाइफ चाहे जैसे भी हो, हमारे ससुर जी ने गाड़ी बहुत मजबूत दी है। तो अब देखो इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने गाड़ी के ऊपर लगाया फोर्स, यानी एक्शन, और जब गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाया तो गाड़ी ने भी उधर से पलट के फोर्स लगा दिया। कहा कहाँ मार रहे हो, उधर चलो। तो जब गाड़ी ने भी उधर से फोर्स लगाया तो जो इन्होंने फोर्स लगाया उसको कहते हैं एक्शन, और जो गाड़ी फोर्स लगाएगी उसको कहते हैं रिएक्शन। तो जितना फोर्स इन्होंने गाड़ी के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स गाड़ी ने भी इनके ऊपर लगा दिया, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चाहे तो आप ट्राई कर लीजिए, घर में दीवार है, दीवार के ऊपर घूंसा मार के देखिएगा, और जैसे ही घूंसा मारेंगे आप भी अपना हाथ लेकर बैठ जाएंगे। यानी जितना फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगाएंगे, बॉडी भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाएगी। यानी अगर दो बॉडीज हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है
तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। और यही दिया गया न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसको स्टूडेंट्स हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक कंट्रोवर्सी कह लीजिए या इसमें ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूटन ने बताया था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आप कहेंगे ठीक है, हम दीवार पे मान लीजिए घूंसा मारे, अपना हाथ लेके बैठ जाएंगे, लेकिन अगर दीवार की जगह हम किसी को कंटाक खींच के मार दें तो उसके गाल पे तो बिल्कुल लाल लाल निशान पड़ जाता है, लेकिन हमारे हाथ में तो उतनी तेज चोट नहीं लगती। तो अगर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है तो जितनी तेज हम उसके गाल पे कंटाक मारे उतनी तेज हमें भी अपने हाथ पे लगना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन फोर्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस प्योरली रिजिड है तो जितना एक्शन लगाएंगे उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है, चिकनी है, मुलायम है, तो वहां पे आप एक्शन तो लगाएंगे लेकिन आपको रिएक्शन उतना नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप दलदल में चले जाए, किसी भी बॉडी को अपने वेट का एक्सपीरियंस रिएक्शन फोर्स से होता है, लेकिन आप अगर दलदल में चले जाएंगे तो आप जब फोर्स लगाएंगे एक्शन, लेकिन रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको उतना ज्यादा। तो दलदल में आपका वेट एक्चुअल वेट से कुछ कम फील होगा। आप पानी में चले जाइए, पानी में भी क्या होगा, आपका वेट कम फील होगा। क्यों कम फील होगा? क्योंकि एक्शन तो आप लगा रहे हैं लेकिन रिएक्शन आपको कम मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्शन रिएक्शन लॉ दिया गया था स्टूडेंट्स, ये किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था प्योरली रिजिड बॉडी के लिए। कि बॉडी अगर प्योरली रिजिड है तब आप उसके ऊपर जितना एक्शन लगाएंगे उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर बॉडी सॉफ्ट है तो रिएक्शन कुछ कम मिलने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो 3 लॉज ऑफ मोशन है आपके सामने है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.